हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेकेनिक्स। ये बायोमेकेनिक्स की बुक है सूजन जे हॉल, पेज नंबर 148, बेसिक बायोमेकेनिक्स। इसमें इसका जो टॉपिक है वो बिहेवियरल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलोटेंडनस यूनिट। इसको ये है कि अब आप बायोमेकेनिक्स ऑफ मसल या बायोमेकेनिक्स ऑफ टेंडन में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जो टेंडन है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है, मसल है, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू मसल है, उसकी जो बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली 4 बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मसल टिश्यू की। ये पेज नंबर 148 है। आप साथ से जो है बुकिश लैंग्वेज भी हम देखते चलते हैं। अब 4 में से जो 4 बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मसल टिश्यू की, जब उसके ऊपर लोड आता है, जब उसके ऊपर स्ट्रेच आता है, तो वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। नंबर 1 इज़ द एक्सटेंसिबिलिटी। अब ये नॉर्मल रेस्टिंग में है, लेंथ जो है इसमें, अब एक मसल जो है ये एक नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में है। अब इसमें जो स्ट्रेट पार्शियल स्टेट ऑफ जिसको हम टोन कहते हैं वो तो इसमें होती है, दैट इज़ द पार्शियल स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हर हालत में, हर सूरत में मसल टिश्यूज़ में होती है। ये नॉर्मल है। अब जब हम इसको सब हम डिस्कस करें एक्सटेंसिबिलिटी, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, तो अगर ये एक एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड है, जब एक मसल एक्सटेंडेड पोजीशन में जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, अगर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में जब तक रहेगा, वो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी मतलब खिंचाव। लेट्स सपोज जब हम किसी रबड़ को हम खींचते हैं और उसको उधर ही अगर हम होल्ड करके रखते हैं, तो वो कहलाती है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी, बगैर एनी टीयर एंड वियर, बगैर किसी टीयर के वो जब तक जो है वो स्ट्रेच हो सकता है, उसको हम एक्सटेंसिबिलिटी। डेफिनेशन देखेंगे तो एक्सटेंसिबिलिटी इज एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड और टू इंक्रीज इन लेंथ आफ्टर एन स्ट्रेच। जब हम किसी पे स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देंगे एक्सटेंसिबिलिटी। अब जो इलास्टिसिटी है, जैसे ही हमने स्ट्रेच छोड़ा, इधर एक्टिव और पैसिव, अगर ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, दैट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेंथ आफ्टर ए स्ट्रेच। जब हमने किसी एक्सटेंसिबिलिटी ये थी कि जब हमने किसी मसल के ऊपर स्ट्रेच कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के ऊपर अप्लाई किया, वो एक नवी पोजीशन में चला गया, एक न्यू पोजीशन में चला गया, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है विदाउट एनी ट्रॉमा, पेन और इंजरी। जैसे ही हमने वो स्ट्रेच छोड़ा, अगर वो वापस अपनी पोजीशन में आता है तो वो कहलाएगी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन एबिलिटी, जिस तरह हम स्प्रिंग को जैसे ही हम या रबड़ को खींचते हैं और वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, दिस इज इलास्टिसिटी। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आफ्टर अ स्ट्रेचेज लीव लेफ्ट। जैसे ही स्ट्रेच हम छोड़ते हैं और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, दैट इज इलास्टिसिटी। अब हम मजीद अगर हम इलास्टिसिटी को देखें तो ये दो प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो अचीव होती है वो कहाँ से अचीव होती है, वो उसके भी दो फर्दर कंपोनेंट्स हैं। एक है पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स और दूसरा है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट्स, जो जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखेगा। ये पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स हैं बिकॉज इट्स पैरेलल टू द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट। ये इससे पैरेलल है, ये पूरा थ्रू आउट इलास्टिक कंपोनेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट से पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम ही पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है, और ये इसके साथ सीरीज में है, तो इसीलिए इसका नाम है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। दिस बोथ सीरीज एंड पैरेलल आर कंपोनेंट ऑफ द इलास्टिक, मतलब ये इलास्टिसिटी बेसिकली देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अगर हम स्टडी करें तो जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट है वो मसल मेम्ब्रेन से आते हैं, ये जो प्रोवाइड करते हैं ये दे आर प्रोवाइडेड बाय द मसल मेम्ब्रेन। और जो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट दे आर प्रोवाइडेड बाय द टेंडन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स सपोज ये मसल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसी का ही डायग्राम अगर शो किया जाए तो ये पैरेलल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये टेंडन है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो कौन प्रोवाइड करते हैं, बाय द मेम्ब्रेन, और जो सीरीज कंपोनेंट है वो प्रोवाइडेड बाय द टेंडन। जो पैरेलल है प्रोवाइडेड बाय द मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। जब किसी मसल को पैसिवली हम स्ट्रेच करते हैं, पैसिवली मतलब बाय द अदर हैंड, बाय द अदर थेरेपिस्ट या बाय द अदर हैंड ऑफ द सेम पेशेंट, तो जब वो उसके ऊपर स्ट्रेस देगा, पैसिवली स्ट्रेस देगा, तो उसको एक रुकावट फील होगी। वो रुकावट जिसको हम टोन भी कहते हैं, वो प्रोवाइड कौन करता है, मेम्ब्रेन। और किस कंपोनेंट के थ्रू, पैरेलल कंपोनेंट के थ्रू। तो आई रिपीट, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट दे आर प्रोवाइडेड बाय द muscle membrane, and what they do, what is the function, they do the resistance, they do resist
they supplies the resistance when the contractile tissue is passively stretched. अब आते हैं सीरीज. सीरीज क्या करता है? सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट दे आर प्रोवाइडेड बाय द टेंडन्स, वो बाय द मेम्ब्रेन they are provided by the and they work as a spring. Now they are working as a spring. It means they are responsible for the elasticity. They are responsible for bringing the stretched muscle or contractile tissue back to the normal position. So the series elastic component residing in the tendon, they act as a spring to restore the elastic energy when a muscle is स्ट्रेच. जब हम मसल को स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही स्ट्रेच रिमूव होता है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में जो लेके जाता है वो फंक्शन है, वो काम है किसका? सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट का. और वो कौन देता है? वो देता है टेंडन. अब इसकी थोड़ी सी हम फर्दर डेफिनेशन देखेंगे. तो ये नाम सीरीज और पैरेलल इसीलिए है क्योंकि कॉन्ट्रेक्टल कंपोनेंट के साथ जो पैरेलल है उसका नाम पैरेलल, इलास्टिक कंपोनेंट जो सीरीज में है वो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट. और इलास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल मसल दैट इज बिलीव्ड primarily due to ACC series elastic component that is residing in the tendon. तो ये दो जो है प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? मस्कुलर टेंडनस यूनिट की. अब रिमेनिंग जो दो हैं वो इरिटेबिलिटी है और एबिलिटी टू डेवलप टेंशन. नंबर 3 इज़ द इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी से मुराद कि एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, जब किसी मसल या कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू के ऊपर कोई स्टिमुलस, मतलब जब स्टिमुलस क्या होगी डेफिनेटली उसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो जब वो स्ट्रेच होता है तो उसको वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है? तो हाउ अ टेंडन रेस्पॉन्ड टू अ स्ट्रेच, इट्स एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज सिंपली इरिटेबिलिटी. तो इरिटेबिलिटी क्या है? वो कुव्वत या वो एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड अ स्टिमुलस. जब किसी मसल या कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू को जो है स्टिमुलस दी जाती है, उसको जो कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, तो वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है उस स्टिमुलस को? दिस प्रॉपर्टी इज इरिटेबिलिटी. एंड द फोर्थ इज द डेवलप टेंशन. अब डेफिनेटली एक मसल को जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो मैक्सिमम वो तो शॉर्टन होगा या लेंथन होगा. एंड दिस एबिलिटी, और ये दोनों जो एबिलिटीज़ हैं, ये रेस्पॉन्ड कैसे करता है? बाय डेवलपिंग इन द टेंशन. एक मसल है जिसका काम डेफिनेटली या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो है ही कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? बाय डेवलपिंग टेंशन. सो बाय डेवलपिंग टेंशन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. So how the muscle respond to a stimulus? By developing the tension, and this response is called irritability. एक मसल, एक कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू को जब स्टिमुलस दी जाती है वो उसको रेस्पॉन्ड कैसे करता है? ये इरिटेबिलिटी है, और वो रेस्पॉन्ड करेगा बाय डेवलपिंग द टेंशन. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. सो नंबर 3 इज द इरिटेबिलिटी, नंबर 4 इज द डेवलपिंग टेंशन. एंड जब मसल में टेंशन डेवलप होगी तो डेफिनेटली वो शॉर्टन होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो जब भी किसी मसल को स्टिमुलस स्ट्रेस दिया जाता है तो वो डेवलप करता है टेंशन. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. और टेंशन उसने रेस्पॉन्ड कैसे किया? दिस इज आल्सो एन अदर प्रॉपर्टी. तो देयर आर द 4 बिहेवियरल प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिबिलिटी जब किसी कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू को एक्सटेंड किया जाए और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाए, दिस इज एक्सटेंसिबिलिटी मैक्सिमम विदाउट एनी टीयर. इलास्टिसिटी, जब उसको स्ट्रेच छोड़ो तो वो वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाए, दिस इज इलास्टिसिटी. रिकॉइलिंग एबिलिटी, एंड दिस रिकॉइलिंग एबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट एंड पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट. And number 3 is the irritability, simply ability to respond to any stimulus. And how a response is generated? By developing the tension. So developing the tension is the 4th property. These are the 4 properties, and these can be called as the biomechanical or behavioral properties of muscular tendinous unit, or simply tendon or any contractile tissue. Thank you so much.